लिए टाइम वही जो क्लासेस में जो लेते थे, उसके बाद में उसी का रिवीजन जो सर ने बताया होमवर्क वो किया करते थे। एनपी हम्म, सीआईएल टाइप किया, जितने भी सीए दिखे उन सबको हम्म, मैसेज की है। जी। तो गरिमा मैम को किया था, आपको भी किया था, और बहुत लोगों को, मैं हर किसी को मैसेज करके उससे जो भी एडिशनल मिल पाए कि भाई क्या चीज पढ़नी चाहिए, वो हम्म, मैं मतलब कलेक्ट करने का प्रयास कर रहा था कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। जी। और वो सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम्म, लेकिन एक गवर्नमेंट एग्जाम का पैटर्न होता है कि वो हम्म, यही वही चीजें हो और उसी से रिलेटेड चीजें, कुछ स्पेसिफिक एक कंसेप्ट उसी से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हम्म, हैं। और वो जब हम हमेशा क्लास वगैरह करते, पिछले कुछ एग्जाम पे कुछ पेपर्स देखते और टीचर्स का कुछ एक्सपीरियंस होता है, उससे फिर वो एक फ्लो आ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज मेरे साथ हैं मिस्टर सोपान पवार, जिन्होंने एनपीसीआईएल का डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट एफएनए के लिए जो आई थी 2025 में, उसको सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सोपान। थैंक यू मैम। तो सोपान से आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए और कैसे उन्होंने ये फाइनली क्लियर भी किया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कभी कभी हेजिटेशन रहती है, डर रहता है जब वो इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं कि अगर वो हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो क्या उनके चांसेस कम हो सकते हैं, या क्या उनके ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट हो सकता है उनके सिलेक्शन पे। तो सोपान ने हिंदी में ही इंटरव्यू दिया था, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कैसा उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आज होने वाली है सोपान के साथ। ज़्यादा डिले नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करूंगी। सोपान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने 2024 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करी थी। उन्होंने उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में कुछ महीने काम भी किया, बट फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे तो उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी। तो सुपान, अगर हम आपकी प्रेपरेशन जर्नी से स्टार्ट करें, कौन कौन से एग्जाम आपने प्रिपेयर किए हैं और या आप टारगेट कर रहे थे? वैसे मैं तो बैंक का एक्सपीरियंस था, तो बैंक का ही एग्जाम पहले टारगेट करना चाहता था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम में बैंक का ही मतलब एक ही पकड़ के रहोगे, उसी स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो पाएगा वैसा। हम्म, हम्म, तो मैंने पहले पीएनबी का भी दिया था, नेपफिड का दिया था, यूको बैंक का दिया था। और बाद में मुझे क्लासेस की जरूरत महसूस हुई कि नहीं, यहाँ पे भी कंपटीशन अभी भी है, तो फिर मैंने क्लासेस लिए, तो LICWO के लिए लिए थे, हम्म, NIACL का फॉर्म भरा था। हम्म, और उसके बाद में ऑयल का दिया था, हम्म, और सेबी का दिया था। जी। और उसके बाद में अभी NPCIL का, और अभी भी मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म भरा हुआ है। वो इसकी आई थी ना, RBI की सब्सिडरी थी कोई, BNPML की, उसका भी यस। फॉर्म भरा हुआ है। और और एक भरा है NHIDCL का। जी। सो आप फाइनेंस जहाँ पे या अकाउंट्स टाइप के सब्जेक्ट्स रहते हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं? हाँ, CA जर्नी है, बैकग्राउंड ही वही है, तो कोई वही पे जाएंगे। जी सोपान, तो सोपान हम आई एग्जाम भी से जुड़े थे एलआईसी के दौरान, जब उन्होंने जैसे बताया कि कुछ एग्जाम्स उन्होंने दिए, फिर उन्हें ऐसा फील हुआ कि एक कोर्स और एक मेंटरशिप उन्हें हेल्प कर सकती है, तो तब उन्होंने आई एग्जाम भी से जुड़ने का फैसला किया। तो सोपान, अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं कि आप जैसे, अगर मैं एनपीसीआईएल के लिए स्पेसिफिकली पहले बात करूं या एलआईसी भी जब आपने प्रेपरेशन की थी, तो इन सब एग्जाम्स में एक एप्टीट्यूड पेपर्स भी होते हैं, जैसे क्वांट होता है। एलआईसी में क्वांट नहीं था, बट एनपीसीआईएल में क्वांट था। आपके रीजनिंग आपको करनी पड़ती है, आपको इंग्लिश का पेपर भी देना होता है, एंड जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी होती है। तो इन सब चीज के लिए आपने किस तरीके से प्रेपरेशन करी और कितना टाइम आप दे रहे थे? कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश LIC में भी थी, प्री को थी। हम्म, और प्रिपरेशन के लिए टाइम वही जो क्लासेस में जो लेते थे, उसके बाद में उसी का रिवीजन जो सर ने बताया होमवर्क वो किया करते थे। हम्म, और जो मतलब बैंकिंग के जो एग्जाम हुआ करते थे ना, एक दोस्त था मेरा बैंकिंग किया करता था,
तो उससे मैंने बहुत सारे नोट्स लिए थे कि भाई मुझे क्वेश्चन दे दिया कर, और हाँ जो हाँ मैं हाँ। नहीं सॉल्व कर पाया, वो 3-4 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम्म उससे सॉल्व किया कर लेता था मैं, तो उससे सीखता था उससे भी। और क्लासेस के बारे में जो वो बाकी सीए की तो रिवीजन ही करने जैसा था, जो प्रोफेशनल नॉलेज हम्म। का था। ओके, गुड। बहुत सही आपने पॉइंट बोला कि प्रैक्टिस की काफी जरूरत है, और आपने जो एक छोटी सी पॉइंट बातों में बता दी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे उनको आप सॉल्व करते रहने की कोशिश करते रहते थे, तो आई थिंक वो ध्यान देना कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है हम कर पा रहे हैं और कौन से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने जैसे बताया कि आपने सेबी का एग्जाम भी दिया था, और सेबी और एनपीसीआईएल का एग्जाम एक के बाद एक ही था, एक एग्जाम के बाद दूसरा, तो दोनों की साथ में तैयारी कर रहे थे कि कुछ डिफरेंस था दोनों में? फोकस तो वैसे सीवी पर ही था ज्यादा। हम्म वो ज्यादा अलाइन लग रहा था, मतलब अपने कोर्स से, तो प्रिपरेशन उसी की थी ज्यादा। लेकिन सेम सिलेबस तो सेम ही था मैम, ज्यादा कर जी जी। सेवी का भी और एमपीसीआईएल का भी, तो फिर प्रिपरेशन करने के बाद सेवी का भी दिया था और एमपीसीआईएल का भी दिया था। श्योर। सुपान, जैसे आपने बताया कि कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस करते रहते थे रेगुलरली, देखते भी थे कौन से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करते थे। अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं, सीए वाला जैसे आपका पार्ट था, तो आपके पास खुद के काफी इलैबोरेट नोट्स भी रहे होंगे सीए के, तो क्या से स्ट्रैटेजी फिर क्या हुआ करती थी इस समय जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए? मैं मिक्स देखा करता था, मतलब यहाँ पे जो कोर्सेज होते थे ना, क्लासेस होते थे, वहाँ पे सीए मैम थी नेहा अग्रवाल मैम, वो भी काफी अच्छे से पढ़ाती थी। तो वो काफी अच्छे से रिवीजन वो भी कर लेते थे, और हम्म पहले ही बहुत सारे साल उसी पढ़ाई में लगाए हुए हैं, तो फिर वो हम्म काफी जल्दी ग्रैब भी हो जाता था। हम्म वो चीज मुश्किल नहीं गई कभी, प्रोफेशनल हम्म नॉलेज नहीं मुश्किल गया। ये हम्म कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश यही कभी हमारा पार्ट नहीं रहा, तो फिर यही मुश्किल हुआ करता था। हम्म। नहीं, आप सही बता रहे हैं, जैसे क्योंकि आप लोग इतना साल आपने लगाए होते हैं सीए क्लियर करने में और काफी डिटेल में पढ़ते हैं, तो मुश्किल नहीं होता होगा तो, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, मतलब फिर क्यों जरूरत पड़ती है पढ़ने की? क्लासेस की क्या है और दोबारा हाँ, पढ़ने की कोर्स मैम, की क्या या है, क्लासेस की। जब हम सीए में पढ़ते हैं ना, तो काफी डिटेल में और वास्ट होता है, और जब उसके एग्जाम होते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर होता है। जब हम यहाँ पे एग्जाम देंगे तो सभी सब्जेक्ट में से कभी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जी। और वो सिलेबस बहुत ज्यादा है। हम्म लेकिन एक गवर्नमेंट एग्जाम का पैटर्न होता है कि वो हम्म यही वही चीजें हो, और उसी से रिलेटेड चीजें, कुछ स्पेसिफिक है कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। हम्म और वो जब हम हमेशा क्लास वगैरह करते हैं, पिछले कुछ एग्जाम के कुछ पेपर्स देखते हैं, और टीचर्स का कुछ एक्सपीरियंस होता है, उससे फिर वो एक फ्लो आ जाता है, यानी कि सेंस आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी। वो सेंस आ जाता है, और फिर वो कर सकते हैं। ओके ओके। तो क्योंकि आपने दो एग्जाम एक ही दिन के गैप पे दिए थे, तो वो एक्सपीरियंस और वो स्ट्रेस जो एग्जाम देने का होता है वो आपने कैसे हैंडल किया सुफान? मैम सेबी का एग्जाम तो अच्छा गया नहीं था, हम्म मुझे पता ही था, तो फिर यही एक उम्मीद है, ये समझ में आया कि भाई अब अगर हम घर से निकले कुछ इसके फॉर्म के पैसे भरे थे, आने जाने पे लगेंगे, तो घर वालों को बताने के लिए कुछ तो हो कि ये एग्जाम मेरी अच्छी गए है। तो इसीलिए मैं जब जब सेबी का पेपर खत्म हुआ, तभी मेरे एक क्लासमेट भी थे, उसको कॉल किया था, उसको भी बोला था कि भाई अब सेबी का तो अच्छा नहीं गया, एनपीआई से एनपीसीआई का ही देने जाएंगे करके। उसका दिल्ली में था, वो बोली नहीं मैं नहीं जा सकती, लेकिन मुझे तो जाना ही था, सेविका ठीक नहीं गया था, तो फिर मैंने शाम को गया तो ट्रेन नहीं मिली, तो फिर ट्रैवल पकड़ी थी, और उससे मुंबई पहुंचा था। ये सेविका एग्जाम छत्रपति संभाजी नगर में हुआ था, अच्छा। और पहुंचा सुबह सुबह वहां पे, और ढूंढा और दी वो। वहाँ पे मुझे एमपीसीआईएल के कुछ ऑलरेडी जो एमपीसीआईएल में थे, वो एचआर में काम करते थे, वही पास में आए थे मेरे, तो उन्होंने एमपीसीआईएल के बारे में बहुत कुछ बताया था मुझे कि कैसा है एनवायरमेंट, कैसा है क्या है, और फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं ये हम्म, करने लायक है और अपन देनी चाहिए एग्जाम, मतलब जी जी लगा है। जी।
सो मतलब आपने एकदम डिटर्मिन्ड थे, मतलब नहीं तो एक एग्जाम देने के बाद कितनी थकान हो जाती है, लेकिन आप पूरा ट्रैवल करके वापस गए, मुंबई पहुंचे और फिर आपने नेक्स्ट डे एनपीसीआईएल का एग्जाम भी दिया। एंड आपकी मेहनत ही है, डिटर्मिनेशन ही है कि आज आपने उसको क्लियर भी कर लिया है। सोपान, सोपान अगर मैं नेक्स्ट स्टेज पे मूव करूँ तो रिटन एग्जाम के बाद फिर आप लोग का इंटरव्यू भी हुआ। तो इंटरव्यू के लिए जब आपको आपने देखा कि मैं इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गया हूँ, तो आपने कुछ प्रेपरेशन करनी शुरू करी इंटरव्यू के हाँ, लिए? इंटरव्यू के लिए तो फिर जैसे ही मुझे वो आया तो फिर यार कि अब क्या प्रिपरेशन करेंगे, पहला ही हम्म। एक्सपीरियंस था, गवर्नमेंट एग्जाम का हम्म। कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं था। जी। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे गया, जितने लोग पहले एनपीसीआईएल टाइप किया, जितने भी सीए दिखे उन सबको हम्म। मैसेज किए। जी। तो गरिमा मैम को किया था, आपको भी किया था, वो बहुत लोगों को, मैं हर किसी को मैसेज करके उससे जो भी एडिशनल मिल पाए कि भाई क्या चीज पढ़नी चाहिए, वो हम्म। मैं मतलब कलेक्ट करने का प्रयास कर रहा था। हम्म। और एक बंदा था जिसने एनपीसीआईएल में इंटर्नशिप की थी, कुणाल गुगे करके, हम्म। उस बंदे ने मतलब सही गाइडेंस किया मुझे कि इंटरव्यू का पैटर्न कैसा होगा, कितने लोग होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी आपने जो बताए थे वो सब उसमें इंक्लूड, लेकिन उसने सबसे ज्यादा इलाबोरेट बताया था मुझे, वो सीए में फाइनल में है अभी। तो उसके बताने की जो जो चीजें उसने बताई थी वो सब मैंने प्रिपरेशन करके गया, फिर चैट जीपीटी से जितना भी, उससे भी पूछा कि भाई इसके अलावा और भी क्या पूछ सकते पूछ सकते हैं। हैं और जी। हाँ, तो फिर जो जितना एलाबरेट कर पाऊँ उतना हम्म। करके मैं पढ़ता रहा, महीना भर तो मैंने इसी की प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा है, मतलब कई बार हम इंटरव्यू के लिए इसी में फंस जाते हैं कि क्या पढ़ें, क्या प्रिपेयर करें। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें ले लेना चाहिए, और उसके बाद आज की डेट में तो एआई भी बहुत हेल्पफुल है। उसमें हम अपने आंसर्स, अपने प्रोफाइल डाल के और हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। तो सुपान, फिर आपका एक्चुअल इंटरव्यू कैसा हुआ? आपने जो प्रिपरेशन करी थी उस उसी लाइन पे हुआ कि डिफरेंट हुआ? जैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी ना, मैं मेरा मैम इंटरव्यू में जो नंबर था वो उस दिन जितने इंटरव्यू थे उसमें से थर्ड लास्ट था। तो थर्ड फिर क्लास जो, में? हाँ, जो भी बच्चे इंटरव्यू से बाहर आते थे ना, उनसे पूछते थे कि भाई क्या हुआ, कि ज्यादा कुछ बताते तो नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने बताया ना, यार ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ऐसा करके फिर हम्म। वहां पे देखा करते थे कि, हाँ हाँ। और डर डरा हुआ रहता है आदमी उस वक्त बहुत ज्यादा। जी। और फिर जो भी मिले जल्दी से पूछो, मतलब पढ़ लो, याद करने का प्रयास करो, वैसा हम्म। करता था। और जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई, वहां पे जाके ऐसे हाथ पैर थरथराने लगते, घसा सूख जाता है, ऐसा लगता है यार अब क्या होगा, क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन बहुत अच्छे थे वो लोग, उन्होंने पहले मुझे कंफर्टेबल भी किया। और जैसे ही मतलब उन्होंने यही बताया कि सोपान चलो अपने बारे में बताओ, पहले बताइए आप पहले। वहां से स्टार्ट हुआ, वही एक क्वेश्चन था जो कि एचआर था, उसके बाद में सभी टेक्निकली पूछे उन्होंने। और मैंने हिंदी में ही आंसर दिए, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किए। मैं पहले पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बाद में जैसे कंफर्टेबल हुआ तो फिर देने लग गया। और उन्होंने जो मतलब ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन पूछे थे जो कि मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, ऐसे हम्म। दो तीन क्वेश्चन थे, तो फिर उनके आंसर तो मैंने मराठी में दे दिए भाई, अच्छा, ओके। वो भी एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए लैंग्वेज का। तो आपने जैसे हिंदी में इंटरव्यू दिया, तो कोई आप, और आपने जैसे बताया और लोग इंटरव्यू दे के आ रहे थे, वैसे ही बहुत डर लगता है। तो कभी भी किसी पॉइंट पे आपको लगा कि मैं हिंदी में दूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस में कोई कमी हुई या आपको कोई घबराहट हुई हिंदी में देने के लिए? पहले मतलब इंग्लिश में तो ज्यादा मुश्किल होना है ना, हम्म। वो तो और भी ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, अगर वहां पे अगर किसी वर्ड के लिए मैं स्टक हो जाऊं तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसा मेरा आईसीआईसीआई बैंक के इसमें एक्सपीरियंस था। इंग्लिश अच्छा। में अगर मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूँ तो बाद में हिंदी पे शिफ्ट ही होना पड़ता है, तो मैं हम्म। सोचा कि भाई पहले हिंदी में ही मतलब शुरू हो जाते हैं, और बाद में देखा जाएगा, कुछ नहीं होने वाला जो हो वो। हम्म। मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि बीएआरसी और एनपीसीआईएल के इंटरव्यू का कंपैरिजन था। तो बीएआरसी में अगर कोई एक सवाल पूछे तो उसी को वो डिग करते जाते हैं, और राइट। एनपीसीआईएल में आपकी सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें अगर मेरे कंसेप्ट देखने हैं तो हिंदी में चेक करें, इंग्लिश में, और मैं तो हिंदी में ही ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा।
तो मैंने हिंदी में ही किए थे आंसर। बाकी मतलब जो हम पढ़े हुए होते इंग्लिश में ही पढ़े, तो फिर जो टेक्निकल टर्म्स है वगैरह वो सब इंग्लिश में ही यूज करते हैं, लेकिन बताते वक्त हिंदी में। जी। तो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने बहुत लाइटली बता दिया, लेकिन काफी लोगों को बहुत डर लगता है, घबराहट होती है जब उनको हिंदी में देने से। वो डरते हैं इसलिए कि ये सोच के कि कहीं बुरा इंप्रेशन ना पड़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आई थिंक आपकी कॉन्सेप्चुअल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी पर्सनालिटी देखी जा रही है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे सोपान ने भी बताया, आपको हर एक टेक्निकल टर्म हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो आप नॉर्मल जैसे टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं आप वो बोल सकते हैं। आप एसेट्स को एसेट्स ही बोल सकते हैं, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज ही बोल सकते हैं। हम्म। आपको वो भी हिंदी में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करें, इंग्लिश या हिंदी, वो ऑप्शन होता है। सुपान ने जैसे बताया कि उन वो बीच में बोलते बोलते मराठी में भी बोल गए। तो डिपेंडिंग ऑन आपका किस तरीके से कर रहा है, पैनल एक्सेप्ट करता है। एंड पैनल यूजुअली, जैसे सोपान ने भी बताया, आपको कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं। वो वहां पे आप आपको ऐसे यू नो ग्रिल नहीं करना चाहते हैं। वो आपको कंफर्टेबल करा के ही आपका इंटरव्यू लेते हैं। सो ये काफी अच्छा, आई थिंक काफी लोगों को कंफर्ट देगा सोपान, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इस बात पे चर्चा करी आपके साथ। सो सोपान, अब जैसे ये एग्जाम क्लियर हो गया, मतलब पहले तो घबराहट थी कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, फिर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। सो अब कैसा फील हो रहा है आपको आज? ये मतलब ऐसे मुक्ति की भावना होती है, मराठी में बोलते हैं सुटकेचा निश्वास सोडला एकदाचा की झाल। ऐसे। मतलब यानी कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती ही रहेगी, लेकिन कुछ तो भी जो अब हमें चाहिए था कि जहाँ पे हम्म। जिस जमीन पे हम खड़े हो जाएंगे वो हमें जी। मिल गई। बस इसी मतलब फीलिंग होती है। बहुत अच्छी बात ठीक है। आपने कही कि मेहनत और पढ़ाई, मतलब लर्निंग तो हम्म। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन आपको एक आज एक शुरुआत मिली है, और ऐसी जगह से मिली है जहाँ पे आप इच्छुक भी हैं, मतलब जबरदस्ती वाली शुरुआत नहीं है। तो ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है सोपान, आपकी कहानी सुन के। मुझे लगता है कि आगे भी प्रेरणा मिलेगी काफी और एस्पिरेंट्स को अपने ड्रीम के लिए वर्क करते रहने के लिए, मेहनत करने के लिए और अचीव करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड हम आपको बेस्ट विशेस कि आपकी जर्नी ये बहुत अच्छी रहे। सिर्फ शुरुआत अच्छी हुई है, और आगे भी अच्छी बनी रहे और आप काफी आगे तक जाएं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।